ये समय था 44 ईसा पूर्व का। रोम एम्पायर में एक सीनेट सभा चल रही थी। उस सभा में बैठा राजा एक एक कर सभी सेनेटर की बातों को अच्छे से समझ रहा था। बैठक में लगभग 60 से भी ज्यादा सेनेटर मौजूद थे। आपको बता दूं कि सेनेटर का मतलब होता है एक मंत्री, जो कि प्रजा द्वारा राजा के गलत फैसले का विरोध या फिर सलाह मशवरे के लिए चुना जाता था। खैर, जब यह सभा चल रही थी तब एक सेनेटर अपनी कुर्सी से उठा और राजगद्दी के पास जाकर उसने राजा के पेट में चाकू मार दिया। राजा के पास खड़े उसके अंगरक्षक और बाकी सेनेटर्स ये नज़ारा देख रहे थे, मानो उन्हें इस बात की कल्पना थी कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी सेनेटर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा इस हमले से संभल पाता इतने में दूसरा सेनेटर उठा, फिर तीसरा और चौथा। ऐसा करते हुए उन सभी 60 सेनेटर्स ने एक के बाद एक उस निहत्थे राजा पर वार किए। यह हमला इतना जोरदार था कि उस राजा की जगह पर ही मौत हो गई। मैं बात कर रहा हूं रोम के एक महान राजा जूलियस सीजर की। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले जूलियस सीजर से काफी हद तक परिचित होंगे। इनकी कहानियां रोमन इतिहास में इतनी मशहूर हैं जैसे भारत में बादशाह अकबर, सलीम और अनारकली की। शेक्सपियर ने सीजर की जीवनी को काफी हद तक नाट्य के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए जानते हैं इस महान राजा की कहानी को इन डिटेल में। सबसे पहले एक सवाल कि आखिर ये जूलियस सीजर था कौन? अपने प्राथमिक दौर में जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य का एक सेनापति हुआ करता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी असीम बुद्धिमत्ता और साहसी रणकौशल्य। इसी के बलबूते पर सीजर ने रोम पर अपना सिक्का मनवाया। आगे चलकर जब रोम में गृह युद्ध बढ़ने लगा तब सीजर ने इसी का फायदा उठाते हुए खुद को सम्राट घोषित कर दिया। सारी जनता और सेनेटर भी उसी के साथ थे। सीजर ने अपनी इन सफलता को रोमन भाषा के 3 शब्दों में डिवाइडेड किया है, वेनी, वीडी और विसा, जिसका मतलब होता है मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। रोम की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सीजर ने रोम की शक्तिशाली राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उसने गैलिक, जर्मनिक और ब्रिटिश जनजातियों के साथ युद्ध लड़े और वहां पर जीत हासिल की। सीजर दिन ब दिन जनता के दिलों में अपना घर बनाता जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीच दरबार में सीनेटर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल रूबिकॉन को पार करने के बाद सीजर ने अपने राज्य में कई राजनीतिक बदलाव किए। इस बदलाव में कई फैसले ऐसे थे जो सीनेटर की ताकतों को कम करने वाले थे। साथ ही साथ सीजर की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से वैसे ही सीनेटर को कोई पूछता नहीं था। ऐसे में सभी सीनेटर राजा के इस नए रूप को तानाशाही का नाम देने लगे। उन्हें यह लगता था कि आगे ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सीजर हम सभी को मार डालेगा। सेनेटर्स का यह सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि सीजर दिन ब दिन सेनेटर के कामकाजों में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे राजकोष, वीटो पावर, नागरिक अधिकार और सैन्य निर्णयों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जूलियस सीजर के इन कामों से बेशक रोम की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर सेनेटर्स इससे पूरी तरह से नाखुश थे। उन्हें उसके इस कामों से तानाशाही की बू आने लगी थी। वो ये बात आगे चलकर उनके हिसाब से लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती थी। हालांकि इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, मगर सभी इस बात से बिल्कुल एक मत थे कि सीजर को रोकने के लिए सभी सेनेटर्स ने उसकी मौत का प्लान बनाया। सीजर पर हमला करने की साजिश मार्कस ब्रूटुस और गैस सीरियस ने रची थी। उनके साथ बाकी बचे 60 सेनेटर भी शामिल थे। वो तारीख थी 15 मार्च 44 ईसा पूर्व की, जब पॉपे के थिएटर में राजा की अपने सीनेटर के साथ एक बैठक होने वाली थी। इस बैठक में राजा उन फैसलों को लेने वाला था जिसमें सेनेटर के अधिकार कुछ हद तक
कम होने वाले थे। जब बैठक खत्म होने जा रही थी तब सभी सेनेटर्स ने मिलकर राजा से ये गुहार लगाई कि वे अपने इन फैसलों पर फिर से विचार विमर्श करें। सबको ये यकीन था कि राजा उनकी बातों को नहीं मानने वाला था। ऐसे में सबको वही करना था जो तय हुआ था। अचानक एक सेनेटर जिसका नाम ब्रूटस था उठ खड़ा होता है और दौड़कर राजा के सिंहासन के पास पहुंच जाता है। सीजर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ब्रूटस उसकी तरफ एक काल बनकर चल रहा है। वो ब्रूटस की मंशा को समझ पाता इतने में ब्रूटस ने अपना चाकू निकाला और सीजर के पेट पर एक नहीं बल्कि 2-4 वार किए। ये वार इतने जोरदार थे कि इसी के चलते मौका वारदात पर ही सीजर की जान चली गई। मगर बाकी सीनेटर इसके बावजूद भी सीजर की उस मृत पड़ी लाश पर लगातार हमले करते गए। इसके बाद ब्रूटस ने सभी सेनेटर्स को शांत किया। अब बारी थी उन लोगों की जो सीजर के साथ खड़े थे। सीजर के वफादारों में सबसे पहला नाम था एंटोनियस का। जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि सीजर की सेनेटर्स द्वारा धोखे से हत्या हुई है, उसने तुरंत वहां से भाग जाना ही उचित समझा। बाद में उसने अपने नौकर के हाथ एक खत भिजवाया जिस पर लिखा था कि अगर सभी सेनेटर्स उसे नहीं मारेंगे तो वो आजीवन उनका वफादार बना रहेगा। मगर ये एंटोनियस की एक चाल थी जिसे ये षड्यंत्रकारी सेनेटर्स नहीं समझ पाए और सभी ने उसे माफ कर दिया। ऐसे में एंटोनियस जब उनके पास पहुंचा तब उसने उनके तारीफ के पुल बांधते हुए बोला, आप राष्ट्रहितैषी हैं। आपने सीजर की हत्या राष्ट्रहित में ही की होगी, इसलिए उनकी हत्या से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मगर सीजर मेरे मालिक थे। अंततः अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं विधिवत और सम्मानपूर्वक उनका दाह संस्कार करना चाहता हूं। फिर क्या था, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में वे सारे सीनेटर फंस गए और उन्होंने राजा सीजर का शव एंटोनियस को दे दिया। अपने राजा का शव मिलते ही सीनेटर तुरंत उस शव को लेकर लोगों के बीच गया और जोर जोर से चिल्लाते और रोते हुए बोला, ये वही महान जूलियस सीजर है जिन्होंने 3 बार रोम के राजमुकुट को ठुकरा दिया था। ये रोम के लिए और भी अच्छा काम करना चाहते थे, मगर इससे पहले कि सभी सीनेटर्स ने मिलकर उन्हें धोखे से मार दिया। अब आप ही अपने महान राजा की हत्या का बदला लें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंटोनियस के इन दर्द भरी शब्दों से जनता के बीच आक्रोश फैलने लगा। ये पहले ही अपने राजा जूलियस सीजर से प्यार करते थे। ऐसे में उनकी धोखे से हुई हत्या से लोगों के मन में सेनेटर्स के प्रति द्वेष उभरने लगा। ये द्वेष इतना था कि लोगों ने उन सभी सेनेटर्स का भी वही हश्र किया जैसे उनके राजा का हुआ था। लोगों ने उन षड्यंत्रकारी सेनेटर्स को घेर लिया और चाकू से वैसे ही वार किए जैसे उनके प्रिय राजा सीजर के शरीर पर लगे हुए थे। सीनेटर्स के लिए भले ही राजा सीजर एक डिक्टेटर था, मगर आम जनता के लिए वो अभी भी एक हीरो था। सीजर की मौत के बाद रोम में एक नहीं बल्कि 5 सिविल वॉर्स हुए, जिसके बाद ऑगस्टन रोम का राजा बना। मगर जो महानता सीजर ने दिखाई थी वो शायद ही कोई और राजा दिखा सकता। तो यह थी कहानी एक महान राजा जूलियस सीजर की। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल, दोस्तों ये रोम साम्राज्य की वो इमारत है जो किसी जमाने में इस साम्राज्य का अखाड़ा हुआ करती। दूर दराज से लोग यहाँ मौत का खेल खेलने आते। ये बिल्डिंग आज भी दुनिया के 7 अजूबे में शुमार है। ऐसे में आपके लिए मेरा सवाल ये है कि इस गजब कारागिरी का नाम क्या है और इसे कब बनाया गया था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए
धन्यवाद।